हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ आरआरबी जेई के बारे में पूरे डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है आरआरबी जेई रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। सो यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट एग्जैक्टली इस आरआरबी जेई, या फिर इसके हाईलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सेंटर, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, आंसर की, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी एंड करियर। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया व्हाट एग्जैक्टली इज़ आरआरबी जेई। आरआरबी जेई क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितनी वैकेंसीज है, कितने पोस्ट है और इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे दिया है हाईलाइट्स। जैसे कि यहाँ पे नेम ऑफ द बॉडी का नेम है इंडियन रेलवेज। एग्ज़ाम नेम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर का शॉर्ट फॉर्म है आरआरबी जेई। फिर नेम ऑफ द वैकेंसीज, यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए वैकेंसीज दी गई, जैसे कि जीई के लिए मतलब जूनियर इंजीनियर के लिए है, आईटी के लिए है, फिर केमिकल मटेरियल सुपरटेंडेंट्स के लिए है, मतलब हर एक वैकेंसीज दी गई हर एक पोस्ट के लिए। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये जो है एग्ज़ाम है वो आरआरबी इसको कंडक्ट करता है एग्ज़ाम को। जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये, और एग्जामिनेशन लेवल है ऑल इंडियन लेवल एग्जामिनेशन ये होता है। आरआरबी जेई नोटिफिकेशन अभी अनाउंस नहीं किया गया और ना ही वैकेंसीज टू बी आउट ऑफ सून, मतलब आपको जल्दी ही पता चल जाएगा, बता दिया जाएगा। एग्जामिनेशन मोड जो है ऑनलाइन मोड से फील मतलब आपका एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेजेस होते हैं आरआरबी जेई का, CBT 1, CBT 2 एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर वर्क लोकेशन ये इंडिया में हर एक प्लेस पे ऑल ओवर इंडिया में है ये, यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। फिर यहाँ पे हमारे एग्ज़ाम डेट्स, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का या फिर एग्ज़ाम डेट या फिर रिज़ल्ट, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस, रिज़ल्ट, एग्ज़ाम, मतलब किसी भी चीज़ का डेट आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। सो अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है। फिर अब हम आते हैं नोटिफिकेशन होता है कि आपको नोटिफिकेशन PDF किस तरह से डाउनलोड करना रहता है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है, इसमें कितने वैकेंसीज और मतलब इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में दिया रहेगा, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में दिया रहेगा, एडमिट कार्ड के बारे में दिया रहेगा, मतलब हर एक चीज़ के बारे में दिया रहता है नोटिफिकेशन PDF में। फिर अब हम आते हैं यहाँ पे वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज़ दी गई हैं और ये वैकेंसीज़ एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। फिर अब हम आते हैं हाँ, एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। एज लिमिट होता है कि अगर आप इंडिया के हैं, आपकी जो एज है वो 18 टू 38 के अंडर में होनी चाहिए। अगर आप 18 से कम हैं या फिर 38 से ज़्यादा हैं तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर एज लिमिट जो होता है आपकी नेशनलिटी अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और अब आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर यहाँ पे दिया कि मेडिकल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिया गया है, जैसे A3 का स्टैंडर्ड है, फिजिकल फिट इन ईच एस्पेक्ट्स दिया है, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। फिर अब हम आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल किया जाता है, कौन से वेबसाइट के थ्रू फिल किया जाता है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, क्या क्या देना रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है
ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है, आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपको वहाँ पर अपना सारा इन्फॉर्मेशन देना रहता है, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और वोटर राइट कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन देना रहता है। उसके बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन दे रहता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना रहता है, जैसे कि आपको अपना 10th 12th का मार्कशीट देना रहता है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट देना रहता है, फ़ोटोग्राफ देना रहता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सारे डॉक्यूमेंट्स भी देना रहता है। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिया है और सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया है तो फिर वहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस का भी ऑप्शन दिया रहता है। आप एप्लीकेशन फ़ीस किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका फ़ीस रहेगा 400, और अगर आप SC ST या फिर OBC, वुमेन एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ हैं तो फिर आपका फ़ीस रहेगा 250। सो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको उतना फ़ीस देना रहता है। उसके बाद अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, एप्लीकेशन फ़ीस भी दे दिया है, तो फिर आपको एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रीचेक करना रहता है कि आपने सारा इन्फॉर्मेशन उसमें सही फिल किया या नहीं। अगर आपने इसमें सारा इन्फॉर्मेशन सही फिल किया है तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना रोल नंबर फिल करना रहता है। अगर आपने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं, और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको ये कभी भी काम आ सकता है। फिर यहाँ पे दिया कि एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, जैसे कि उस स्टूडेंट्स फुल नेम, पार्टिसिपेंट्स फोटोग्राफ, एप्लीकेंट्स रोल नंबर, जनरल मतलब आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल, OBC, SC या फिर ST, फिर डेट एंड टाइम, एग्ज़ाम लोकेशन, सिग्नेचर, फिर सिग्नेचर इम्प्रेस फॉर द इन्विजिलेटर, फोटोग्राफ एंड एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शंस इन जनरल यहाँ पे दी गई है। फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर के दिन तक लेके नहीं जानी, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि कैलकुलेटर, लैपटॉप, पेजर्स ऑफ एनी काइंड, फिर सेलफोन, मतलब ये सारी चीज़ें आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर में नहीं लेके जानी है। फिर अब हम आते हैं आपको कौन कौन से बुक्स स्टडी करनी है, मतलब यहाँ पे दिया गया है ऑफिस कॉन्टैक्ट नंबर, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑफिस के रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। और फिर हम होते हैं एग्ज़ाम सेंटर। आपको एग्ज़ाम सेंटर कहीं पे भी जा सकते हैं, जैसे कि इलाहाबाद में, बेंगलुरु में, भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मुंबई, मुजफ्फरपुर है, पटना है, रांची है, पटना है, फिर अजमेर है, अहमदाबाद है, कहीं पे भी आपका एग्ज़ाम सेंटर जा सकता है। फिर यहाँ पे दिया गया हाईलाइट्स ऑल स्टेप एग्ज़ाम स्कीम हियर दिया गया, मतलब फिर एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है मैथ्स के लिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन है 30 मार्क्स के लिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के लिए 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल साइंस के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टोटल वो 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स, आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स का। फिर यहाँ पे CBT 2 के लिए भी दिया गया है, और ये 120 मिनट्स का आपको मिलता है, और ये 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है आपका। फिर सिलेबस आपको क्या क्या स्टडी करनी है, जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए दिया गया है, फिर जनरल साइंस के लिए दिया गया है, जनरल अवेयरनेस के लिए दिया गया, फिर यहाँ पे दिया बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, यहाँ पर बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल है, टेक्निकल एबिलिटीज़ है, मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है। फिर प्रिपरेशन टिप्स होता है कि आपको किस तरह से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना रहता है। तो सबसे पहले आपको अपने स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाना रहता है, और आपको वही टाइम टेबल फॉलो करना रहता है। उसके बाद अगर आपने टाइम टेबल बना लिया है तो फिर उसके बाद आप जब भी स्टडी करने बैठो तो फिर आप अपना स्टडी से रिलेटेड सभी मटेरियल्स को आपको लेकर रखना, जैसे कि पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, बुक्स, ये सारा चीज़ आपको लेकर रखना अपने पास। उसके बाद आपको ऐसे प्लेस पे बैठना जहाँ पर कुछ हो ना जिससे आप परेशान हो सके, आपको परेशानी होगा आपको स्टडी करने में।
तो फिर अगर आपने सब कर लिया तो फिर आप अपना अच्छे से स्टडी करना रहता है आपको। उसके बाद आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेके अपनी स्टडी नहीं करनी रहती है। उसके बाद अब हम आते हैं स्टडी गाइडलाइंस दिया गया है। इसके मतलब आप कौन कौन से बुक्स के रिफ़र कर सकते, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए बुक्स, उन सब के बारे में दिया गया है। फिर यहाँ पर डाउनलोड इंस्ट्रक्शंस हियर, मतलब इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई एग्ज़ाम से रिलेटेड। फिर अब होता है आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आते हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ एंड सिक्योरिटी कोड लिखना रहता है। अगर आपने सारे इन्फॉर्मेशन दे दिया तो फिर आप अपना आंसर की देख सकेंगे, और अगर आपने अपना आंसर की देख लिया तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसको PDF में बना सकते हैं अपना फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको ये कभी भी काम आ सकता है। फिर अब हम आते हैं रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही अपने पेज में अपन जाएंगे जहाँ पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना रोल नंबर, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको देना रहता है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी तो फिर आप अपना रिजल्ट देख सकेंगे, और अगर आपने अपना रिजल्ट देख लिया तो फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर PDF में बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको कभी भी काम आ सकता है। फिर यहाँ पे दिया नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स लिस्टेड फॉर स्टेज 2, यहाँ पे दिया गया हर एक प्लेस का नाम। जैसे भोपाल के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी 708 है, और स्टेज 2 में यहाँ पे 10,620 दी गई यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड में, मतलब हर एक प्लेस के लिए यहाँ पे दिया गया है। फिर कट ऑफ मार्क्स होता है कि अगर आपको ऐसे कम मार्क्स आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे और ना ही आपको मेरिट लिस्ट में नेम आएगा। जैसे कि अगर आप SC की कैटेगरी से बिलोंग करते तो फिर आपका मार्क्स आना चाहिए 50 to 55% से ज़्यादा आना चाहिए। अगर आपका इससे 50 से कम आए तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर यहाँ पे मतलब हर एक पोस्ट के लिए दी गई है। और फिर हम आते हैं यहाँ पर, जैसे कि भोपाल के लिए यहाँ पे OBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, 2015 का ये, कि अगर 52.36 आया और अगर आपको इससे कम आ सकता है जैसे कि 52.35 आया, तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे और ना ही आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। तो आपको ट्राई करना है कि आपको इससे ज़्यादा ही मार्क्स आए, इससे कम मार्क्स ना आए। फिर अब हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, फिर फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट में, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में, इस सब में अगर आप पास हो गए अच्छे नंबर से तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप इसमें अच्छे नंबर से पास नहीं हुए तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर हमें सैलरी स्ट्रक्चर, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरी दी गई हैं, और अगर आपने इसमें अप्लाई किया था और आप इसमें ज्वाइन हो तो फिर आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा, क्या क्या आपको इसमें वर्क करना रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। फिर कुछ टाइम बाद आपको प्रमोशन हो जाएगा, जैसे कि किसी में भी सीनियर इंजीनियर में, या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर, असिस्टेंट में, या फिर डिविजनल इंजीनियर में, सीनियर डिविजनल इंजीनियर, मतलब किसी में भी आपका प्रमोशन हो सकता है। सो यहाँ पे कुछ इसके FAQ क्वेश्चंस दी गई हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।